Yeah, in today's class, I will deliver a lecture on William Shakespeare as a dramatist, sonneteer, and a well-known poet of Elizabethan age. I will also talk about his life, his family members, and his age, that is Elizabethan age from 1558 to 1603. I shared you a PDF file and I think you all got. I will share the PDF file and I will discuss with you some significant points. And I hope that you will note down after delivering the lecture. You will note down कि which point you have to note down. तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन भी करेंगे और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप पहले से भी वाकिफ हैं। इस लेक्चर का केवल पर्पस है कि शेक्सपियर एक बार आपसे डिस्कस करके पूरा मेमोराइज करा दिया जाए। ऐसा नहीं कि यू डोंट नो अबाउट शेक्सपियर, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा था कि वी हैव टू स्टार्ट आथर, तो दिस वुड बी द फर्स्ट आथर। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, आई होप इट्स विजिबल। या आई होप इट्स विजिबल। Yes, sir. Yeah. So what I have to do today, I will discuss with you about William Shakespeare. Already I told you कि Shakespeare as a dramatist, Shakespeare as a sonneteer, Shakespeare as a well-known poet of Elizabethan age, about his family members, about his life, Shakespeare's, you can say, migration from Warwickshire, yeah, Stratford upon Avon, and just settling down in England and joining theater, all these things you will come here. बहुत कुछ आप जानते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको बताने की जरूरत है। यू नो सो मेनी थिंग्स, यू नो सो मेनी पॉइंट्स, बस एक बार हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। और आई होप कि जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, सबसे पहले हम शेक्सपियर पर कई टेस्ट कराएंगे। तो विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन, यहाँ पे 26 अप्रैल का दे रहा है उनके बैप्टाइज्ड का, लेकिन उनका जो डेट है जन्म का वो 23 अप्रैल है, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और उनका जो बैप्टाइजिंग है वो जो है आपका 26 अप्रैल। जिस डेट में वो पैदा हुए हैं उसी डेट में, मैं सन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेट की बात कर रहा हूँ, वही डेट उनकी मौत की भी डेट है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, 1564 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर पैदा हुए हैं। 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को उनकी मौत हुई। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, और मुझे लगता है हम सारे लोग जानते हैं, कोई पूछने की जरूरत नहीं है और इस पर हम मिस्टेक नहीं करेंगे कि शेक्सपियर का जन्म 1564 23 अप्रैल को हुआ था और उनकी जो डेथ है वो भी 23 अप्रैल को 1666 में, 1616 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से जो शेक्सपियर है वो दो एज को कवर करते हैं। यहाँ पर मैं उसे लिखना चाहूंगा कि एज अ ड्रामेटिस्ट एंड प्लेराइट, सोनेटिया या पोएट, ही कवर्स टू एजेस। एक तो आपका एलिजाबेथन एज था, ये भी पूछा जा चुका है कि शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज से शेक्सपियर बिलोंग करते हैं, जिसका डेट क्या है 1558 से 1603, ये उसका डेट था। तो एक तो एलिजाबेथन एज हो गया और दूसरा जो एज है वो जैकोबियन एज है। सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज जैकोबियन एज। तो आप इन सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इट्स माय ड्यूटी कि आई हैव टू गो विद ईच पॉइंट। आपको ये भी पता है कि शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए, 23 अप्रैल में डेथ उनकी 1616 ईस्वी में हुई है। वो एक प्लेराइट के रूप में फेमस है, पोएट के रूप में फेमस है, सोनेटियर के रूप में फेमस है, वेल नोन पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज 1558 से 1603। और एक उनका और जिसका नाम है जैकोबियन एज, JACOBEAN, जैकोबियन एज 1603 से 1625। ये सारा एज अभी हिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया था। और एक ये भी आपको पता है कि इस एज के राजा जेम्स फर्स्ट थे, और जो जेम्स फर्स्ट हैं उनके समय में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी।
एक तो बाइबिल का ट्रांसलेशन 1611 ईस्वी में शेक्सपियर के जीवित रहते बाइबिल का ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन उस समय शेक्सपियर ने काम करना बंद कर दिया था, वो एक तरह से बीमार रहने लगे थे। और शेक्सपियर का जो अंतिम प्ले था वो भी 1611 ईस्वी में आता है, द टेम्पेस्ट। तो इस तरह से अगर कि शेक्सपियर का जो वर्क है वो 1611 तक खत्म हो जाता है। और शेक्सपियर दो एजेस में काम करते हैं, एज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उसके बाद दूसरा एज आपका जैकोबियन एज जेम्स फर्स्ट के समय में। फिर तीसरा पॉइंट ये आता है कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन कौन से लोग रहे हैं। जब आप उनके कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं कि शेक्सपियर के समय के और बड़े राइटर, तो एक नाम हमेशा आएगा, फ्रांसिस बेकन का आएगा, जो कि दोनों एज में आते हैं, एलिजाबेथन एज में भी आते हैं और साथ ही साथ आपके किस एज में आते हैं, आपका जो है जैकोबियन एज में। फ्रांसिस बेकन जो है एक किस लिए फेमस है, एज एन एसेइस्ट, ये एसेइस्ट के रूप में फेमस है। ये बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने जो है टोटल 58 एसेज लिखा, जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश हुआ। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनको द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि उनके एसेज, उन्होंने अपने एसेज को डिस्पर्स मेडिटेशन कहा है। उन्होंने नोवम आर्केनम और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग नाम का किताब लिखा है। वो स्टेट्समैन भी थे, फिलोसफर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। तो एक थोड़ा सा हल्का सा मैंने फ्रांसिस बेकन के बारे में बता दिया, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। दूसरा एक बड़ा नाम जो शेक्सपियर के समय आए, उनका नाम है एडमंड स्पेंसर, EDMD, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को जो टाइटल दिया गया, पोएट का टाइटल दिया गया बाई चार्ल्स लैब। एडमंड स्पेंसर बहुत ही वेल नोन पोएट एलिजाबेथन एज के रहे हैं, शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। इन्होंने फेरी क्वीन लिखा, इन्होंने एमोरिटी नाम का सॉनेट लिखा, 88 सॉनेट। इनको पोएट कहा गया। इन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा, इन्होंने फेरी क्वीन लिखा। इसके अलावा इन्होंने एपिथैलेवियन लिखा, प्रोथैलेवियन लिखा और एस्ट्रोफिल नाम का एलिजी लिखा। ये कुछ इनके वर्क रहे हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया है कि ये भी एक बड़ा नाम है जो आपको ध्यान में रखना, और पोएट के रूप में फेमस है। पोएट और क्रिटिक के रूप में एक दूसरा नाम जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन सा नाम है, वो है सर फिलिप सिडनी का नाम। सर फिलिप, HILIP, सर फिलिप सिडनी, SIDNEY। शेक्सपियर के समय में एक दूसरा नाम है जो क्या है, सर फिलिप सिडनी का, SIR, सर फिलिप, PHILIP, SIDNEY। सर फिलिप सिडनी जो है एलिजाबेथ के दरबार में उनको बहुत सम्मान था। सर फिलिप सिडनी ने ही आप कह सकते हैं कि एडमंड स्पेंसर इंट्रोड्यूस कराया था एलिजाबेथ के दरबार में। और Hello, sir, I can't hear you. आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज मेरी जा रही है? सर अब आ रही है। आवाज नहीं आ रही। Yes, sir, now it. ठीक है, Okay. ओके ओके। तो नाउ यू आर गेटिंग कि एक जो राइटर है और सर फिलिप सिडनी है। सर फिलिप सिडनी एक फेमस राइटर है और ये सोनेटियर के रूप में, पोएट के रूप में, क्रिटिक के भी रूप में फेमस रहे हैं। इनका जो सोनेट है एस्टॉफिल एंड स्टेला, जो कलेक्शन ऑफ सोनेट रहा है, सब कुछ मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिया। अब आप ये समझिए हिस्ट्री पढ़ना कितना जरूरी था। जब आप शेक्सपियर की बात करते हैं तो उनके एज की बात की जाती है, फिर वो चीजें आती हैं कि उनके जमाने के बड़े बड़े लोग कौन थे, उनके द्वारा क्या काम किया गया था, क्या कंट्रीब्यूशन था। दिस इज वाई कि मैंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत डिटेल में, डिटेल इन द सेंस जितना आपके लिए जरूरी है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मैंने कंप्लीट कराया। मैंने लिटरेरी टर्म पे कम से कम 50 लेक्चर मैंने कराए, 32 पहले कराए, फिर 10-12 लेक्चर कराए। मुझे पूरा उसका टेस्ट भी कराना है।
और मैं ये आपको उम्मीद मतलब मैं अपनी तरफ से मैं अश्योर करता हूँ कि जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा तब तक आपको मैं अपनी सेवा देता रहूंगा। वो चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे साल भर के बाद हो, लगातार आपको मैं सर्विस देता रहूं, क्योंकि जो जुड़ाव है वो आपकी सर्विस के लिए है, ना कि आपको केवल सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। तो आई एम अश्योरिंग यू कि यू विल गेट माय लेक्चर, लगातार आपको मिलता रहेगा, लगातार आपका टेस्ट भी होता रहेगा। बस आपको मेरे साथ उतनी ही शिद्दत से मेहनत करनी, जुड़े रहना है जितना एक एक एस्पिरेंट को चाहिए जो है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सर फिलिप सिडनी है। सर फिलिप सिडनी पोएट के रूप में भी फेमस है और आप कह सकते हैं क्रिटिक के भी रूप में। सर फिलिप सिडनी का जो कलेक्शन ऑफ सोनेट है वो आपका क्या है, वो आपका अ, उनका जो सोनेट है, कलेक्शन ऑफ सोनेट, वो एस्ट्रोफिला एंड स्टेला है। उन्होंने डिफेंस ऑफ पोएजी नाम का लिखा, क्रिटिकल एसे, उन्होंने पोएट को शेयर या प्रॉफिट कहा, और बड़ी हस्ती थे जो है, मतलब काफी ज्यादा एक अच्छे सोल्जर भी थे। युद्ध के मैदान में उनकी डेथ भी हो जाती है। अगर और किसी का हमें नाम ध्यान में रखना है तो वो एक और आदमी है जिनका नाम है बेन जॉनसन। यद्यपि उनका टाइम जो है अगर वर्क देखा जाए तो शेक्सपियर के बाद आता है, लेकिन फिर भी काफी कुछ वर्क जो है उनके साथ ही रहता है। बेन जॉनसन, JOSNSON, फर्स्ट लाउरिएट पोएट है वो बेन जॉनसन। फर्स्ट लाउरिएट पोएट के अलावा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के फादर भी आप उनको कह सकते हैं, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, COMEDY, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, HUMOUR, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो बेन जॉनसन है, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि बेन जॉनसन फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। फिर उसके बाद जो है एक और जो पॉइंट है कि जब आप बेन जॉनसन की बात करते हैं, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं, तो आपको ये भी पता है जैकोबियन एज में ज्यादातर इनका काम रहा है। और इनका जो काम है उसमें एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर है, सीजेनस है, कैटिलीन है, वाल्पोन है, अल्केमिस्ट है, इनके सब वर्क ये सब रहे हैं। और एज अ पोएट भी थोड़ा बहुत इनका काम रहा है, लेकिन एक ग्रुप आता है पोएट्स का, कैवालियर पोएट्स, जो अपने आप को सन ऑफ बेन कहता है, और बेन जॉनसन का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था। शेक्सपियर के जाने के बाद जो है अगर ड्रामा में कोई किसी ने नया कुछ काम किया तो वो कौन रहे हैं, वो जो है आपके यही आदमी थे। कारण है कि इन्होंने एक नया तरह का ड्रामा जो क्लासिक पीरियड का था, उस तरह का ड्रामा जो हाई कॉमेडी का हिस्सा था, उसको इन्होंने एक नई कॉमेडी जो रोमांटिक कॉमेडी से अलग रही है। और एक और नाम हम आपको बताना चाहेंगे जो शेक्सपियर से पहले, और वो जो शेक्सपियर से पहले थे उसमें से तो एक पूरा एक ग्रुप था जिसका नाम है, जिस उस ग्रुप को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स उनको कहा जाता है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी विट्स रहे हैं 7 इन नंबर से, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किए थे, देवर लैटिन स्कॉलर्स, दे ट्रांसलेटेड सो मेनी बुक्स। और उनमें एक बड़ा नाम क्या था, क्रिस्टोफर मार्लो था, जिन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। और ये कहा भी जाता है कि हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, MARLOW, क्रिस्टोफर मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो एक बड़ा नाम रहा है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो एक और पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमें ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर को जब भी आप बात करेंगे तो आपको एज अ सोनेटियर बात करना है, SONNETEER। जब भी आप इनके सोनेट के बारे में बात करेंगे, 154 सोनेट, राइम स्कीम ABCDCDEFEFG, एक कॉमन पॉइंट है जो हम सबको पता। मैं बहुत जनरल बातें अभी कर रहा हूँ, अभी कुछ ऐसा नहीं है, और जितना भी इसमें दिया गया वो सब जनरल बातें ही है, लेकिन सब कुछ रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपको रिवाइज करना है। सोनेट इनका 1609 ईस्वी में पब्लिश होता है, और जो पब्लिशर थे उसका नाम था टॉमस हार्पे, THORPE, टॉमस हार्पे ने पब्लिश किया।
शेक्सपियर के सॉनेट में लव है, मैरिज है, रोल ऑफ टाइम है, ये तीन बातें शेक्सपियर के सॉनेट में है। शेक्सपियर का जो सॉनेट है उसका डिवीजन है, एक से लेकर के 126 तक। डब्ल्यू एच इनके दोस्त हैं, उनको डेडिकेट किया गया, एक से लेकर 126 तक। 127 से लेकर 152 तक एक कहा जाता है कि एक औरत है जिसका नाम डार्क लेडी है, जो कुछ लोग कहते हैं उनकी बिलव्ड के रूप में या इस तरह की बातें होती, उनको डेडिकेट है। 1 से 126 डब्ल्यू एच को डेडिकेट है, 127 से 152 डार्क लेडी को डेडिकेट है। उसके बाद जो है एक और चीज आती है कि जो रिमेनिंग दो सोनेट है 153 154, ये क्यूपिड को CUPID, क्यूपिड क्या है? गॉडेस ऑफ पोइट्री, गॉड ऑफ लव। क्यूपिड गॉड ऑफ लव है, जिसे अपने यहाँ काम देवता कहा जाता है, ये उनको डेडिकेट है। तो मैंने बताया ये सब जनरल बातें बताई जा रही हैं, और हम सबको ये पता है कि दुनिया में जो सानेट की शुरुआत करने वाले हैं, दुनिया में सानेट की शुरुआत करने वाले आदमी का नाम पेट्रार्च रहा, जो कि इटालियन पोएट थे। कहाँ के पोएट थे? इटालियन पोएट थे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सोनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? सोनेट को जिस आदमी ने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है सर टॉमस यॉट। सर टॉमस, THOMAS, सर टॉमस यॉट ने सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। सर टॉमस यॉट ने जो सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने जो है क्या किया कि इन्होंने पेट्रार्च के पैटर्न को फॉलो किया, और पेट्रार्च का जो पैटर्न था सोनेट का, उसमें जो है क्या होता था, 14 लाइन जो होती थी वो दो हिस्सों में बटी थी। एक हिस्से को ऑक्टेव कहा जाता था जो 8 लाइन का होता था, दूसरे हिस्से को सेस्टेट, SESTET, जो 6 लाइन का होता था। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शेक्सपियर से पहले जो सोनेट पेट्रार्च ने लाया था और जिसे सर टॉमस यार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, उसका जो राइम स्कीम है वो है ABBA, ABBA, CDE, CDE, समटाइम्स CDC, CD। तो ये ऑक्टेव हो गया और ये आपका सेस्टेट हो गया। यहाँ पर भी लव है और एंजेलिक फिगर ऑफ बिलव्ड है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। लेकिन एक बड़ा नाम, अगर सोनेट की हम बात कर रहे हैं तो हमें एक बड़ा नाम और यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि सोनेट की दुनिया में या उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई तब्दीली लाता है तो एक बड़ा नाम है जिसका नाम क्या है? हेनरी होवर्ड अर्लाफ्सन। सोनेट की दुनिया में या सोनेट की स्ट्रक्चर में अगर कोई तब्दीली लाता है तो उसका क्या नाम है? हेनरी होवर्ड अर्लाफ्सन। HENRY, हेनरी होवर्ड, HOWARD, होवार्ड, AEAR ऑफ सरी, URREY। हेनरी होवर्ड अर्लाफ्सन ने सोनेट की दुनिया में काफी तब्दीली लाई। जो सबसे बड़ी उन्होंने तब्दीली लाई कि पेट्रार्च ने जो ऑक्टेव और सेस्टेट लाया हुआ था, उस ऑक्टेव और सेस्टेट को उन्होंने चेंज कर दिया और उन्होंने सोनेट को 3 क्वाड्रेंट्स में बांटा। QUATRAIN, 3 क्वाड्रेंट्स में बांटा, एंड अ कपलेट। 3 क्वाड्रेंट्स में बांटा और अ कपलेट में बांटा। तो 3 क्वाड्रेंट्स और अ कपलेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा जो ध्यान में रखना है। 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ कपलेट। क्वाड्रेंट जो होता है ये हम सबको पता है, ये हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि टॉपिक कवर करना है तो उस पॉइंट को लिखना या थोड़ा सा मुझे लगता है कि बताना जरूरी। जब भी आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्यू मीन्स क्वाड्रेंट या QUATRAIN, जब भी आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक क्वाड्रेंट 4 लाइन सिस्टम था, 4 लाइन सिस्टम। और 3 क्वाड्रेंट का मतलब जो है 12 लाइन्स हो गया। कपलेट का मतलब पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, 2 लाइन का जोड़ा कपलेट होता है। कपलेट का मतलब पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। तो अगर कभी भी क्वाड्रेंट पूछा जाता है तो ये 4 लाइन स्टैंजा हो गया, और कपलेट का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, 2 लाइन का जोड़ा, COUPLET। कपलेट मीन्स पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, RHYMING।
VERS, पेयर ऑफ राइमिंग। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जब इन चीजों को आपने कवर कर लिया या आपको ये पता हो गया कि कपलेट हो गया, ऑल दीज थिंग्स, या आपने इनको देखा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके जमाने को लेकर के हमने बात किया, उनके समय को लेकर के बात किया, उनके एज को भी बात किया, क्वीन एलिजाबेथ ईस्टवर्ड डायनेस्टी से, जेम्स फर्स्ट ईस्टवर्ड डायनेस्टी से, और जो वो क्वीन एलिजाबेथ का जो एज था वो एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी था, गोल्डन एज ऑफ ड्रामा था, और रिनेशा इंग्लैंड में उन्हीं के समय आया, या अगर ये कहा जाए कि उनके समय पीक पर था रिनेशा। और हर जगह पर, चाहे आप ह्यूमनिज्म की बात करिएगा, चाहे आप कल्ट ऑफ ब्यूटी की बात करिएगा, चाहे आप जो है पैट्रियटिज्म की बात करेंगे, या आप जो है लिबरलिज्म की बात करते हैं, या आप इक्वलिटी की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, नेविगेशन की बात करते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंपावरिंग की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें वहीं से शुरू होती है। और क्वीन एलिजाबेथ को काफी समय मिला भी रूल करने के लिए। 58 से 1603 का मतलब ये हुआ कि काफी लंबे समय तक वो थी, और उन्होंने अपनी शक्ति का यूज किया, और उनके अपने फॉलोअर्स थे, जो चाहती थी उसी हिसाब से उनके फॉलोअर्स काम करते थे। तो चूंकि हमें हिस्ट्री के, वी आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, या वी आर नॉट द स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री, तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात नहीं करना, बट लिटरेरी पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली शेक्सपियर को लेके बात करना है, लेकिन उनकी एज वगैरह को भी लेकर के हमने बात किया। अब मैं केवल एक एक सेकंड में ये जानना चाहता हूँ कि क्या जितना बातें बताई गई सब आपको क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट किसी को तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। ओके, ठीक। 1564 में जन्म हुआ है, 1616 में मौत हुई है, 23 अप्रैल आपका ध्यान में रखना है, लेकिन जब बैप्टाइज की बात आएगी तो 26 अप्रैल ध्यान में रखना है। शेक्सपियर प्लेराइट है, शेक्सपियर एक पोएट भी है, शेक्सपियर एक एक्टर भी है, ये तीनों चीज ध्यान में रखना है। शेक्सपियर क्या नहीं है? क्रिटिक नहीं है। शेक्सपियर क्या नहीं है? एसेइस्ट नहीं है। शेक्सपियर क्या नहीं है? नॉवेलिस्ट नहीं है। शेक्सपियर क्या नहीं है? शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं। ये बात आप माइंड में रख लीजिएगा। अगर कभी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट शेक्सपियर, और अगर ये लाइन लिखी रहती है, तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि ये वो नहीं है। फिर से मैं रिवीजन कर दूं, शेक्सपियर क्या नहीं है? नॉवेलिस्ट नहीं है। शेक्सपियर क्या नहीं है? शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं है। शेक्सपियर क्या नहीं है? क्रिटिक नहीं है। शेक्सपियर क्या नहीं है? एसेइस्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान रखना है। शेक्सपियर वाज नॉट अ बायोग्राफर, he was not an autobiographer, he was not a writer of memoir or travelogue, ये सब पॉइंट। दूसरा चीज रहा है, जिस देश से बिलोंग करते हैं वो बात बता दी गई है, और इनको बार्ड ऑफ एवन कहा गया, या उनको नेशनल पोएट भी कहा जाता है। इंग्लैंड की वो नेशनल पोएट, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, शेक्सपियर इज नोन एज नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, एक पॉइंट। इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। बार्ड ऑफ एवन, एवन जो है, याद होगा कि ही वाज बोर्न ऑन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर। एवन जो था वो क्या है? वो उस रिवर का नाम था, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रैटफोर्ड विलेज का नाम था। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, STRATFORD, स्ट्रैटफोर्ड AVON। कभी कभी आन को भी, इन को भी लेकर के, आन और अपान को लेकर के बात होती है, लेकिन आप अपान के साथ ही जाइएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं। वारविक शायर। तो जब आप शेक्सपियर की बात करते हैं, उनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड में हुआ, तो स्ट्रैटफोर्ड उस गांव का नाम है जहां से एवन नाम की नदी गुजरी हुई है, और वारविक शायर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो उनको जो है बार्ड ऑन एवन कहा गया। तो बार्ड ऑन एवन का मतलब कि बार्ड ऑफ एवन कहा गया, जो एवन रिवर है उसके किनारे बैठा हुआ जो कवि है, जो उसकी ब्यूटी को निहारता है, जो वहां की सारी चीजों का चश्मदीद है, और वहां पे बैठ करके उन्होंने या उसमें बहुत सारा काम किया। और ये टाइटल किसी और ने नहीं, बेन जॉनसन ने ही दिया हुआ है। तो बार्ड ऑफ एवन, ये टाइटल किसका है? बेन जॉनसन का। किसके लिए कहा गया है? शेक्सपियर के लिए कहा गया है। शेक्सपियर क्या है?
नेशनल पोएट है। शेक्सपियर वॉज द नेशनल पोएट, बॉर्ड ऑफ फेवर। यहाँ पे दे रहा है 39 प्लेस, लेकिन मैं बार बार आपको बताऊंगा उनका जो प्लेस है 37 प्लेस है, 39 नहीं 37 प्लेस है। 1623 ईस्वी में पहली बार उनके प्लेस का कलेक्शन आता है, जिसको फर्स्ट फोलियो कहा जाता है। कब आता है? पहली बार 1623 ईस्वी में आता है, फर्स्ट फोलियो कहा गया है। ये सब आपको पता है, यू नो अबाउट दिस थिंग। फर्स्ट फोलियो, FOLI, 1623। ये चीज किसने किया था? हेमिंगवे और कॉन्डेल ने, HEMING, हेमिंगवे और हेमिंगवे एंड कॉन्डेल ने, जो कि वहां के आप कह सकते हैं कि एक्टर, दो एक्टर थे जिन्होंने शेक्सपियर का पहला फोलियो हमारे सामने मार्केट में लाते हैं। दूसरे का क्या नाम है? कॉन्डेल, CONTELL। तो हेमिंगवे और कॉन्डेल नाम के दो एक्टर थे जिन्होंने शेक्सपियर के कलेक्शन को, पहला जो फोलियो था कलेक्शन ऑफ हिज प्लेज, उसको लाए। और इसमें टोटल फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले आते हैं। कितने प्ले आते हैं? 36 प्ले। एक प्ले को ओमिट किया गया था जिसका नाम था पेरिक्लिस, PERICLES। पेरिक्लिस प्ले को ओमिट किया गया था। बाद में 1632 में इनका एक और कलेक्शन आता है। 1632 में सेकेंड फोलियो आता है, सेकेंड फोलियो, उसमें पेरिक्लिस को शामिल किया जाता है और टोटल प्ले की संख्या 37 हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा शेक्सपियर के सोनेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, शेक्सपियर के ड्रामा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। 37 प्लेस, जिसमें 10 हिस्टोरिकल प्लेस हैं। और उनके प्लेस को अगर हम जनरली बांटने की कोशिश करें तो 10 हिस्टोरिकल प्लेस, जिसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। 10 हिस्टोरिकल प्लेस। अगर आप उनके प्लेस को बांटने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर डाउटन ने उनके लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा। वो दूसरी बात है, मैं अभी वहां पर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने शब्दों में उनके प्ले को हम जो है बांट सकते हैं। ट्रेजिडी, TRAGEDY। उनके प्ले को हम बांट सकते हैं कॉमेडी, उनके प्ले को हम बांट सकते हैं हिस्टोरिकल, HISTORICAL। उनके प्ले को हम बांट सकते हैं रोमन प्लेस। और ये जो रोमन प्लेस होगा, ये जो है लव ट्रेजेडी की शक्ल में ज्यादातर आया हुआ है। रोमन प्लेस में लव ट्रेजेडी, जैसे एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, हाँ, और इसके अलावा एंटनी और रोमियो एंड जूलियट है। कोरियोलेनस भी रहा है, और भी उनके कुछ रोमन प्लेस, जूलियस सीजर वगैरह भी रहा है। तो ये भी कुछ उनके रोमन प्लेस रहे। कुछ उनके प्लेस हैं ट्रेजी कॉमेडी की। इसमें एक नाम है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ट्रेजी कॉमेडी भी उनका प्लेस बांटा जा सकता है। उनका प्लेस का और जो डिवीजन है, बिटर कॉमेडीज या प्रॉब्लम प्ले के भी रूप में देखा जाता है। बिटर कॉमेडीज। उनका एक और कैटेगरी प्लेस का रोमांस की भी शक्ल में देखा जाता है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। जब भी आप शेक्सपियर की बात करें तो तुरंत ये सब चीजें कि उनके प्लेस में हिस्टोरिकल प्लेस है, प्योर ट्रेजिडीज है, प्योर कॉमेडीज है। और उनकी कॉमेडीज को रोमांटिक कॉमेडीज कहा जाता है, या उनकी कॉमेडीज को एलिजाबेथन कॉमेडी कहा जाता है। उनकी कॉमेडी में लव है, म्यूजिक है, इमेजिनेशन है, ब्यूटी है, डांस है, मेरी मेकिंग लाइफ है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ है। इसके अलावा जो है, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो डोमिनेटिंग कंडीशन में है। दीज थिंग्स वी सी, दीज थिंग्स वी फाइंड। उनकी जो ट्रेजिडी है उसमें जो है मर्डर है, ब्लड है, सुपरनेचुरल कैरेक्टर है, डाउनफॉल ऑफ द हीरो है, अदर कैरेक्टर्स का है, इंट्रीग है, कॉन्स्पिरेसी है, फिजिकल आप कह सकते हैं बैटल है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, और डिस्मेइंग, फियरफुल, हॉरिबल सिचुएशन है, सीनेकन ट्रेजिडी से प्रभावित है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज है। यू कैन जस्ट यूज दीज वर्ड्स की ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। जो उनका रोमांस है, उस रोमांस में आप ये समझ सकते हैं कि लव तो है ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया भी है कि सब कुछ बेहतर जगह का सेटिंग दिखाया जाता है।
हिस्टोरिकल प्ले में जो है, जो इंग्लैंड के किंग्स हैं, क्वींस हैं, उनको कैरेक्टर बना करके उन्होंने लिखा। रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड फोर्थ है, हेनरी एट्थ है, तमाम और ये सब चीजों को लेकर के बात की गई। रोमन प्ले मैंने आपको बताया, उसमें रोमन किंग्स को लेकर के लिखा गया या बात की गई। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जनरली जो बातें चल रही कि शेक्सपियर ने क्या किया है, 154 सॉनेट लिखा, 37 प्लेज लिखा, इसी पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। और उनके समय में उनसे पहले जो राइटर आए थे जो है वो आपके यूनिवर्सिटी विट्स वगैरह के लोग थे, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो एक बड़ा नाम है, ये जिनके लिए कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव द वे फॉर शेक्सपियर, ये सारी बातें आती हैं। तो उन्होंने किया हुआ, तो उन्होंने उनके लिए रास्ता तैयार किया। वो एक एक्टर भी थे, तमाम चीजें जो है ये सब चीजें रही हैं। ये नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी लंदन में ये फोटो है, वहाँ पे ये सब चीजें रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। अब उसके बाद हम जो है सेकेंड पॉइंट लेते हैं। फिर वही बातें बताई गई, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं आपको लेके चलना चाहूंगा कि ये एट अ ग्लांस में। जन्म हुआ है स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन इन वार्विकशायर, इंग्लैंड में। स्ट्रैटफर्ड गांव का नाम है, एवन जो है नदी का नाम है। इसके साथ प्रीपोजिशन अपान लगाना, आन नहीं लगाना। बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे साथ भी रहा, बहुत सारे लोगों से भी मैंने बात किया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे आन और अपान को लेकर के जो है। लेकिन जब भी आएगा अपान ही लगाना, क्योंकि अपान के साथ जो है आपका आयोग भी सही माना हुआ है। बैप्टाइज जो 26 अप्रैल को हुआ है, लेकिन 23 अप्रैल को उनका जन्म की बात की जाती है। 23 अप्रैल 1660 में उनके डेथ की बात की जाती है। 52 साल वो जो है आपका क्या थे, 52 साल वो जिंदा थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अगर कभी आ जाता है कि शेक्सपियर लिव्ड या शेक्सपियर वॉज अलाइव एट द एज ऑफ, तो 52, ये एक नजर में आपको ध्यान में रखना। जहां जन्म हुआ है वही मौत हुई है, लेकिन उन्हें जो दफनाया गया है चर्च ऑफ द हॉली ट्रिनिटी स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन। स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन में जहां पे उनकी मौत हुई है, जहां उनका जन्म हुआ है, वहीं पर एक हॉली ट्रिनिटी नाम का चर्च है, वहां पर उनको दफनाया गया है। नेशनल पोएट का भी उनको दर्जा दिया गया है। और सबसे एक्टिव उनका जो पीरियड था 1585 से 1613 यहाँ दे रहे हैं, लेकिन जो उनका सबसे एक्टिव पीरियड रहा है 1585 से 1611। ये एक एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखना है, ये एक्टिव पीरियड का था। इसके अलावा जो है कुछ इसमें ये बात नहीं करनी कि उनका जो टाइमिंग था, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि उनका जो टाइमिंग रहा है, एलिजाबेथन एज 1558-1603, जैकोबियन एज 1630 से 1625। मूवमेंट, जिस मूवमेंट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो इंग्लिश रिनेशा था। उनकी वाइफ का नाम था, स्पाउस जो होता है कॉमन जेंडर होता है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आ जाता है। तो उनकी जो स्पाउस रही हैं वो कौन रही? आपके एनी हैथावे, उनसे 1582 में उनसे मैरिज हुई थी, जो 8 साल उनसे बड़ी थी। उनके जो बच्चे हैं, सुजन्ना हॉल बेटी हैं, हैमनेट शेक्सपियर और जूडिथ शेक्सपियर, ये तो उनके बच्चे हुए थे। उनके पेरेंट्स का नाम जॉन शेक्सपियर था, अम्मा का नाम मेरी आर्डर शेक्सपियर था। तो ये बायोग्राफिकल स्टडी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्योंकि और बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। जो जो नया 2 पॉइंट मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो जानते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है कि हॉली ट्रिनिटी जो चर्च है उसमें उनको जो है क्या किया गया, उसका रेस्टिंग प्लेस है। 52 साल की उम्र में उनको जो है मौत की प्राप्ति हुई है। तो एट द एज ऑफ 52 ही डाइड। और जो चर्च है उस चर्च का क्या नाम है? हॉली ट्रिनिटी। आई थिंक कि ये भी आपको क्लियर हो गया। यस सर। एनी हैथावे वाइफ है, 8 साल बड़ी है, 1582 में शादी हुई है। जिस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश रिनेशा रहा है। फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर, मदर का नाम है मेरी आर्डन शेक्सपियर। बच्चों में से सुजन्ना हॉल बिटिया का नाम है, हैमनेट शेक्सपियर बेटवा का नाम है, जूडिथ जो है क्वीनी इनके वो बेटे का नाम है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे वही बातें रही है। थोड़ा सा मैं इसको जो है आप एक कह सकते हैं कि मैं लाइन को कुछ पढ़ूंगा, जहाँ पे जरूरी होगा मैं सर्किल करूंगा या उसको जो है मैं आपसे बात करूंगा।
फिर वही बात हो रही कि स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन में उनका जो है हुआ, ये सब बात मैंने बता दिया है। एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड, जो एक नया पॉइंट है कि उनकी शादी कितने साल में की उम्र में हुई है? 18 साल की उम्र में। ये पॉइंट जो है वो रहा है, किससे हुई है? एनी हैथावे से हुई है। फिर दूसरा पॉइंट एक, एनी हैथावे जो है उनसे जो है बड़ी थी, कितनी साल बड़ी थी? 8 साल बड़ी थी। एनी हैथावे से शादी कब होती है? 1582 ईस्वी में होती है। अगर 18 साल की उम्र में शादी हुई एनी हैथावे से, 8 साल वो बड़ी थी, 1582 में शादी हुई, 3 बच्चे उनके हुए, और एक बच्चा सुजन्ना, और बिटिया थी हैमलेट और जूडिथ, जो एक ट्विंस थे, जुड़वे थे। तो ये भी पता है कि सुजन्ना बिटिया का नाम है, हैमलेट और जूडिथ बेटे हैं, दोनों जुड़वे रहे। 1585 1592 में जो है उन्होंने एक सक्सेसफुल करियर शुरू किया। 1585 से लेके 1592 ईस्वी में वो एक सक्सेसफुल करियर शुरू करते हैं। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो ये डेट ध्यान में रखना है कि उनका इंग्लैंड जो आना होगा वो 1585 से लेकर के 1592 में इंग्लैंड में वो एक सक्सेसफुल करियर शुरू करते हैं। इसका मतलब कि 1592 तक वो इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हो गए थे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं 1585 से 1592, तो एक और पॉइंट ध्यान में आता है कि क्या रीजन था उनको वहां से आना पड़ा था इंग्लैंड से। ये चीजें तो वो जब आते हैं तो एक प्लेइंग कंपनी में, जब वो लंदन में अपना करियर शुरू करते हैं तो एज एन एक्टर शुरू करते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, वो अपना करियर लंदन में कैसे शुरू करते हैं? एज एन एक्टर, ना कि राइटर। सबसे पहले एक्टर के रूप में, ठीक है, राइटर और पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग प्ले होते दूसरी। उन्होंने अपना करियर एज एन एक्टर शुरू किया, बाद में वो राइटर के रूप में आते। उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक कंपनी को ज्वाइन किया जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, लेटर नोन एज द किंग्स मेन। उसको किंग्स मेन के भी नाम से जाना जाता है। तो वो जो है जिसको ज्वाइन करते हैं, लॉर्ड, क्या नाम है? लॉर्ड चैम्बर लेंसमैन, लॉर्ड चैम्बर लेंसमैन, ये उस थिएटर का नाम है। बाद में इस थिएटर को किस नाम से जाना जाता है? किंग्स मैन के नाम से जाना जाता है। किंग्स मैन के नाम से जाना जाता है इस थिएटर, किंग्स मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। टाइमिंग कब से कब तक रहा है? 1585 से 1592 में वो जो है काफी हद तक अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अपने करियर की शुरुआत वो कैसे करते हैं? एज एन एक्टर करते हैं। जिस थिएटर को उन्होंने ज्वाइन किया उसका नाम है लॉर्ड चैम्बर लेंसमैन, लेटर नोन एज द किंग्स मैन। फिर उसके बाद है एट द एज ऑफ 49 की उम्र में, अराउंड 1613 ईस्वी में, ही अपियर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्ट्रैटफर्ड। वो वहां पर 49 साल तक रहते हैं और 1613 ईस्वी में वो स्ट्रैटफर्ड को रिटायर हो जाते हैं। मतलब 1585 में आए, 1613 ईस्वी में जब वो रिटायर होते हैं, तो आप पूरा जोड़िएगा तो 85 5 90 और उधर 10 100, कितना? 15 साल, और इधर 13 साल, 28 साल तक होते हैं। और कितने साल की उम्र में रिटायर होते हैं? 49 साल की उम्र में, क्योंकि 3 साल बाद मौत हो जाती है 1616 में, 52 साल की उम्र में। तो डेथ डेथ जो उनकी हुई है 52 साल की उम्र में हुई है। इंग्लैंड में जो उन्होंने अपना समय बिताया है, कितना साल बिताया? 28 साल। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से बनाने पड़ेंगे, वहां लिख करके कोई नहीं देगा। ये आपका दिमाग हर जगह दौड़ना चाहिए। आप किसी भी बड़े राइटर को जब पढ़िए, उनका लिटरेरी करियर इंग्लैंड में किस समय से किस समय तक था? 1585 से 1613 तक था। 1613 के बाद दोबारा वो स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन को जाते हैं। 1616 में उनकी मौत होती है 52 साल की उम्र में, और 49 साल की उम्र में वो वापस जाते हैं। तो अब इंग्लैंड में वो कितने साल तक रहे? 28 साल तक रहे। अब उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हम इस पर ये बात करते हैं कि ठीक है, उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर ज्वाइन किया और उसको जो है लेटर किंग्समैन थिएटर कहा गया, ऑल दीज थिंग्स जो है ये सारा चीज रहा है।
फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, 3 साल बाद उनकी वहां पर मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि शेक्सपियर जो थे उनका क्या अपना वो था, हमें उनके रिलीजियस बिलीफ वगैरह पर बात नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे उनके चीज और है जिस पर हमें बात करनी है कि शेक्सपियर का जो वर्क है वो सही से 1589 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1589 से। इंग्लैंड में कब आए हुए हैं? 1585 में आए हुए। वर्क उन्होंने कब शुरू किया लिखना? 1589 ईस्वी में। तो उनका जो लिटरेरी काम था वो 1589 से 1613, लेकिन बार बार 1613 आ रहा है। हम जहां तक जान रहे हैं, जहां तक और बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, वो 1611 तक ही ले जाते। 1589 से 1611 तक, जब तक टेम्पेस्ट आता है। टेम्पेस्ट लास्ट वर्क माना जाता है। तो टेम्पेस्ट 1611 ईस्वी में आया, यहीं पर ही हुआ था। उसके बाद जो अगर आप देखेंगे 1589 से 1611 तक उनका जो है वर्क रहा है, उन्होंने लिखा जिसमें तमाम बेहतरीन प्लेस आए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनकी 4 ट्रेजिडीज भी है। 4 ट्रेजिडीज में हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है, ओथेलो है, जिसको लेकर के यहाँ बात भी हो रही है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ प्ले का नाम दिया गया है, वो है हैमलेट है, रोमियो एंड जूलियट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है। ये सब के सब जो इंग्लिश किंग्स क्वींस को लेकर के, रोमन किंग्स क्वींस को लेकर के बात हुई है। उनकी ट्रेजी कॉमेडीज भी रही है, उनका रोमांस भी रहा है, ये सब उनके प्लेस हैं। शेक्सपियर का पहला प्ले 1623 में पब्लिश होता है, ये मैं बता ही दिया। हेमिंगवे और कॉन्डेल का अपना रहा है। पहला फोलियो आता है, कब आता है? 1623 ईस्वी में आता है, जिसमें जॉन हेमिंग्स है और हेनरी कॉन्डेल है। सही नाम क्या है? हेनरी कॉन्डेल। और उनका क्या नाम है? जॉन हेमिंग्स, JOH, जॉन हेमिंग्स, HEMINGS, और हेनरी कॉन्डेल। तो मैं इनका नाम लिखना चाहूंगा क्योंकि एक जगह मैंने आधा अधूरा नाम। का सही नाम है जॉन हेमिंग, JOHN, जॉन हेमिंग्स, HEMINGES, जॉन हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। कॉन्डेल का पूरा नाम है हेनरी कॉन्डेल। हेनरी कॉन्डेल। अब अगर आप इनको देखते हैं तो ये काम कब होता है? 1623 ईस्वी में होता है। पहला फोलियो आया जिसमें 36 प्लेज आता है। एक को ओमिट कर दिया जाता है, इसका नाम पेरिक्लिस है, अभी अभी ये बात हुई थी। दोबारा 1632 में आता है जिसमें इसको शामिल कर किया जाता है। तो टोटल प्लेस 37 है, जिसमें 10 हिस्टोरिकल प्लेस। खैर, ये बात करते करते तो बहुत सारा रखता है, आपको भी हमको भी, हमसे ज्यादा आपको इस मामले में पता है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज ये होता है कि जो पोलियो आया था, ये पहला पोलियो जो है या क्या था, एक पास्थू की उनके मरने के बाद आया हुआ है। ये कलेक्टेड एडिशन था उनके प्लेस का जो है, और इसमें एक प्रीफेस भी लिखा गया था। और ये प्रीफेस बेन जॉनसन ने लिखा था। एक नया पॉइंट है, ये नया पॉइंट है जहां पे मैं भी मार्क कर रहा हूँ, ये नया पॉइंट है। 16 जो आपका पहला कलेक्शन आता, पहला जो आता है जॉन हेमिंग्स एंड, उसका प्रीफेस बेन जॉनसन ने लिखा। और उसी में उन्होंने पिथेट कहा, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। बेन जॉनसन ने बात कही है। तो आपको मैं यहाँ पे इस चीज, जबकि मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, पहला जो आया, जो प्रीफेस आया पहला फोलियो का, फर्स्ट फोलियो का, उसका जो प्रीफेस था उसको किसने लिखा? बेन जॉनसन ने। उसी में वो कहते हैं कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज, नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। दो स्टेटमेंट अभी आज तक आपको मिला हुआ है। एक स्टेटमेंट था बार्ड ऑफ एवन जो बेन जॉनसन ने कहा था। दूसरा स्टेटमेंट आपका कौन सा है? खुद जो है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये दो स्टेटमेंट आपने देखा उनकी लाइफ से रिलेटेड।
आज हम उनकी लाइफ को ही कवर करेंगे। हमने उनकी लाइफ और उनके एज को मेरा मकसद है कवर करना। अब उसके बाद अगर आप उनकी अर्ली लाइफ को देखेंगे, फादर का नाम जॉन शेक्सपियर है, जो कि एक जो है ग्लव मेकर रहे हैं, एक बिजनेसमैन से जो है ग्लव मेकर रहे हैं। इनके बिजनेस को आपको जानना है। माँ का नाम मेरी आर्डन शेक्सपियर है, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए हैं। बैप्टाइज 26 अप्रैल को है, 23 अप्रैल भी कहा जाता है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे कि उसी डेट में 1616 में इनकी मौत होती है। जो इनके बायोग्राफर रहे हैं, जो जिन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने काफी अच्छी बात बताई हुई है कि क्या क्या रहा है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, कोई नया पॉइंट यहाँ नहीं है। उसके बाद एक चीज ये है कि शेक्सपियर जो है, जो लोग कहते हैं कि शेक्सपियर का जो एजुकेशन हुआ है वह जो है कहाँ पे हुआ था, किंग्स न्यू स्कूल में हुआ है। लेकिन शेक्सपियर वैसे तो कोई ऐसा एजुकेशन नहीं, केवल प्राइमरी स्कूल तक उनकी एजुकेशन रही है। और इसीलिए जो है बेन जॉनसन ने कहा है उनकी एजुकेशन को ध्यान में रख करके, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। मैं यहाँ इस चीज को लिख दे रहा हूँ, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर को थोड़ा सा लैटिन की जानकारी थी, थोड़ा सा ग्रीक की जानकारी थी। वो बहुत उस तरह का एजुकेशन नहीं पाए थे जिस तरह का एजुकेशन होता है, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। आई थिंक कि आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी। Yes, sir. No problem. Yes, sir. अब उसके बाद अगर आप देखेंगे किंग्स न्यू स्कूल में हुआ उनका एजुकेशन, ठीक है अपनी जगह एजुकेशन, और कुछ ग्रामर स्कूल था, एलिजाबेथन एज का था, लैटिन की उनको जानकारी थी, थोड़ा सा ग्रीक की जानकारी, और उसी पर एक आधार दिया गया किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक का। 18 साल की उम्र में शेक्सपियर की मैरिज होती है 26 ईयर ओल्ड एनी हैथावे से, जो उनसे 8 साल बड़ी है। इसके अलावा जो है ये जो मैरिज थी 1582 ईस्वी में होती है। ऑल दीज थिंग्स वी नो, ये सब हम लोगों ने बात कर ही लिया है। फिर उनको जो है कैसे जो उनको बच्चे हैं, सुजन्ना, हैमनेट, जूडिथ, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, तमाम चीजें रहा है। हैमनेट, जूडिथ और जो बिटिया उनको सुजन्ना हुई थी। फरवरी 1585 में हैमनेट की डेथ हो जाती है अननोन काजेज से, और उस समय वो 11 साल के थे, और 11 अगस्त 1596 को उनको दफनाया जाता है। ये ठीक है, ये सब थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि हाँ क्या रहा है, ऐसा नहीं कि वहां पे जो है कुछ बहुत ज्यादा उसमें रहा है मामला। 1585 ईस्वी में अगर देखा जाए तो वो जो है जो भी सिचुएशन है वो आपको पता है कि किस तरह से जो है एक डियर पोचिंग को लेकर के, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ DEER, डियर पोचिंग, POACHING, डियर पोचिंग का इल्जाम आता है कि उन्होंने लूसी फैमिली, एक थी लूसी फैमिली के डियर का उन्होंने शिकार किया था, और उनके ऊपर ये इल्जाम आता है। और तब वो जो है क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। कहाँ से, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ करके जो है इंग्लैंड से भाग जाते हैं। तो डियर पोचिंग और लूसी फैमिली का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। लंदन आते हैं, लंदन जब आते हैं 1585 में, या आप कह सकते हैं, या उसके बाद 1588 से उनका काम ज्यादा वहां पे होता है। तो वो एक जो है थिएटर को ज्वाइन करते हैं, जिसको हम लोगों ने जो है अभी बात किया था कि उस थिएटर का क्या नाम था, बारबेजेस कंपनी या किंग्स क्या करके थिएटर था, आई एम जस्ट मिसिंग, थिएटर का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, लॉर्ड चैम्बरलेंस, पहला यार लॉर्ड चैम्बरलेंस, और बाद में क्या कहा गया था, किंग्स किंग्स मैन। यस। अब उसके बाद जब उन्होंने उस थिएटर को ज्वाइन किया, तमाम और चीजें हुई, लंदन में वो एक्टर के रूप में आए, तो उन्होंने वहां पे लिखना भी पढ़ना भी तमाम सारा चीज शुरू किया। इस्टेब्लिश हो गए काफी हद तक, और उनको इस्टेब्लिश होने में 1585 से 1592 ईस्वी तक का यही समय लगा था, जो यहाँ सर्किल में। उसके बाद जो है ये सब जो बातें हैं, उनके जो बायोग्राफर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उनके जो बायोग्राफर है निकोलस रो नाम है, यही मैं पॉइंट ढूंढ रहा था। उनके बायोग्राफर का क्या नाम है, निकोलस
अब आप कह सकते हैं कि सर ये हम लोगों को कैसे पता, क्या हम लोग वहां पे थे? कि किसी की लिखता है वो उसके रिलेटिव से, उसकी जनरेशन से, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, बायोग्राफिकल सिचुएशन, उस एज का तमाम पहलुओं पे जाके बात करता है तब। तो उनके बायोग्राफर का क्या नाम है? निकोलस रो है, जिन्होंने तमाम बातें बताई कि वो 1585 से 1592 में इंग्लैंड में स्ट्रगल किए, संघर्ष हो गए किए, और थिएटर को उन्होंने ज्वाइन किया। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जैसा मैंने अभी बताया था कि डियर कोचिंग को थॉमस लूसी या लूसी फैमिली को लेकर के ये सब चीजें हुई, फिर वो लंदन से भाग जाते हैं, ये सब चीजें वहां पे होता है। एक और क्रिटिक है जॉन आबरी, वो कहते हैं कि शेक्सपियर जो है क्या थे, शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर, इस तरह से भी लोग कहते हैं। जो दैट इज अनदर थिंग जो है, अपने हिसाब से बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डियर कोचिंग का इंपॉर्टेंट है, थॉमस लूसी या लूसी फैमिली इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज थिंग्स आपको ध्यान में रखना। लंदन और थिएट्रिकल जो उनका अपना कार्य रहा है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो लंदन का जो स्टेज है 1592 ईस्वी में उन्होंने वो किया, और यहीं पर कुछ और लोग रहते हैं जो उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिनमें एक नाम था रॉबर्ट ग्रीन का। रॉबर्ट ग्रीन ने जो है एक तो पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम है ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट। ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट, मैं उस पैम्फलेट का नाम लिख दूं, ग्रोड्स, GROATS, ग्रोड्स वर्थ, WORTH, वर्थ ऑफ विट, W, ग्रोथ वर्थ ऑफ विट। ये जो है किसका नाम है? ये उस पैम्फलेट का नाम है जिसमें रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर पर कमेंट किया और उनको अप स्टार्ट प्रो कहा। ये एक दूसरा, ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर वाज नॉट अ फाइन एज बट फॉर ऑल एजेस, बॉर्न बट बॉर्न ऑफ एवन, बार्ड ऑफ एवन, सॉरी बार्ड ऑफ एवन, लिटिल लैटिन, लेस ग्रीक। ये तीनों तो बेन जॉनसन का था, और अब ये चौथा जो था अप स्टार्ट प्रो, अप स्टार्ट प्रो, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट अप स्टार्ट प्रो। ये स्टेटमेंट है जो किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। किसमें कहा है? अपने पैम्फलेट में क्रोड्स वर्थ ऑफ विट करके जो उसमें उन्होंने कहा है। और ये एक अटैक था, खास करके वो शेक्सपियर से मुतासिर नहीं थे, उनकी राइटिंग और उनके परफॉर्मेंस से। तो कंटेम्प्रेरी लोग की कोई भी रहा होगा, कहीं पे कोई वर्किंग प्लेस होगा, कुछ आप काम करेंगे तो दो चार आलोचक या क्रिटिक तो आपको मिल ही जाएंगे। ये बातें मैं अपनी भाषा में आपको जनरली इसको मैंने समझा दिया। देयर इज एन अप स्टार्ट, ये देखिए लिखा हुआ है, दोनों लिखा था, ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स दैट विच इज टाइगर्स हार्ट राइव्ड इन प्लेयर्स हाइट। ये भी उन्होंने वर्ड यूज किया था, टाइगर्स हार्ट। कह रहे हैं कि जो है टाइगर का हृदय लेकर के जो है राइव्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। वह क्या कर रहा था? प्लेयर का जो है वस्त्र धारण करके अपने आप को छुपा करके वह रोता था। तो अप स्टार्ट करो। और दूसरा क्या है? टाइगर्स हार्ट राइव्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। ये भी मैं यहां लिखना चाहूंगा, टाइगर्स हार्ट राइव्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। टाइगर्स हार्ट राइव्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। ये चीज रहा था। तो ये चीजें आपने देखा कि कैसे क्या क्या रहा है, क्या क्या चीजें रही हैं। यूसी के मैं इसी पेज तक कवर करूंगा जहां तक भी हो सकेगा। इस उसके अलावा तमाम और चीजें रही हैं कि और भी लोग आए थे जो उसमें थे। क्रिस्टोफर मार्लो भी, थॉमस नैश। क्रिस्टोफर मार्लो को मैं यहाँ पे लेके बात करना चाहूंगा। उन्होंने पहला हिस्टोरिकल प्ले लिखा क्रिस्टोफर मार्लो, जिसका नाम है एडवर्ड सेकेंड। और ये कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ही शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। उसके लिए जो वर्ड आता है पेव्ड, क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर।
यूनिवर्सिटी विट्स के बड़े लीडरों में से थे। और इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो ने जीव ऑफ माल्टा लिखा, डॉक्टर फास्टस लिखा, टैम्बरलेन लिखा, ये सब उसका वर्क, बड़ा नाम है। शेक्सपियर से पहले वो बड़े ड्रामेटिस्ट रहे। शेक्सपियर से पहले अगर हम बात करें ड्रामा को लेकर के तो, या ड्रामेटिस्ट और राइटर को लेकर के, तो थॉमस नैश भी एक बड़ा नाम है, जिन्होंने अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और लाइफ ऑफ जैक मिल्टन, पहला उन्होंने वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पिकारेस्क नावल, पहला पिकारेस्क नावल। ये सब यूनिवर्सिटी विट्स के जो है रहे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये सब चीजें रही हैं, कोई ऐसा उसमें नहीं रहा है। बाकी आपने कोई पता है कि उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन जो कंपनी था थिएटर का, वो उन्होंने ज्वाइन किया, जिसको ये सब चीजें रही हैं। और क्वीन एलिजाबेथ के बाद 1603 ईस्वी में द कंपनी वाज अवार्डेड और रॉयल ऑल दिस थिंग्स। फाइन, कुल मिला करके ये उनका अपना वो रहा है कि उन्होंने कौन कौन से कंपनी को क्या क्या ज्वाइन किया है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। तो किंग जेम्स फर्स्ट, उस और फिर किंग्समैन, उस थिएटर को किंग्समैन कहा गया। और एक किंग्समैन किसके समय में कहा गया थिएटर को? किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा उसको पेटेंट कराया गया था, और इस वजह से उसको किंग्समैन कहा गया। तो आज की क्लास में मैंने जो आपसे बात किया, खास करके उनका जो एंट्री है लंदन में, जो जर्नी है 1500 आप कह सकते हैं 92, और जो उन्होंने जो है लॉर्ड चैम्बरलेन मेन तो थिएटर को ज्वाइन किया, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद, उनकी मौत के बाद जो है उस कंपनी को जो है एक रॉयल पेटेंट दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा। तब से इसका नाम चेंज कर दिया गया, किंग्स मेंस कर दिया गया। तो मैंने यहाँ तक कवर किया है, और बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले हुए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको रिवाइज कर पाते हैं। तो यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक अबाउट क्लास इन ग्रुप इफ यू वांट टू सेंड। बाकी मुझे लगता है कि आपने काफी एंजॉय किया है, काफी इंफॉर्मेटिव रहा। मैंने कोई नया पॉइंट नहीं बताया, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, मैंने कोई नया पॉइंट नहीं बताया। इसमें बस एक है कि आपने बहुत सारी चीजों को कम समय में रिवाइज कर लिया, आपको याद है, आपको पता है। बस मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वीडियो जब भी यूट्यूब पे जाएगा तो देखिएगा, प्लस इसको जितने ग्रुप में है उसमें जरूर शामिल करिएगा। कारण है कि मैं शेक्सपियर के बाद टेस्ट को कराऊंगा, और मैं चाहता हूं कि टेस्ट को और सारे लोग ज्वाइन करें, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज हमारा शुरू होगा। हमने लगभग 60% सिलेबस कवर कर दिया, उससे ज्यादा ही मैंने कवर कर दिया है। अब हम टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराएंगे, तो मैं चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज जो और भी लोग ज्वाइन करना चाहें अपने यहाँ का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आप उन्हें बता सकते हैं कि दे कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज। वो बहुत ही इजीली एफोर्डेबल होगा, बहुत कोई ऐसा कॉस्टली नहीं होगा। आप सबके लिए तो फ्री है, जो हमारे बच्चे शुरू से ज्वाइन किए उन सबके लिए तो फ्री है, जो इस समय लाइव है, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो कर रहे हैं, ये तो उन्हीं की सेवा में ही मैं हमेशा रहता हूँ। लेकिन जो टेस्ट सीरीज होगा, जो नए लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें जो है बता सकते हैं। और सबके लिए ओनली पूरी टेस्ट सीरीज जितना भी मैं कराऊंगा, ओनली 1000 में ही पूरा टेस्ट सीरीज करा दी जाएगी। तो यू कैन जस्ट इन्फॉर्म जो लोग भी, अगर ऐसा जो लोग ज्वाइन करा